नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार दोपहर आगरा पहुंचे। यहां शमशाबाद के एपी कॉलेज में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंडी गठबंधन में जो लोग हैं इनकी स्थिति देखिए। एक ओर बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ ये लोग जो दल को मिलाना चाहते हैं लेकिन उनके दिल नहीं मिल पा रहे हैं। इंडी गठबंधन में जो लोग हैं उनकी स्थिति भी आप देख रहे होंगे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने सभी उतार दिए लेकिन कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी। फिर भी वे गठबंधन का हिस्सा हैं। इन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे तो सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में और कांग्रेस के प्रत्याशी सपा में जा रहे हैं। ऐसे जोड़ तोड़ के किसी तरह चुनावी अखाड़े में अपना दांव आजमा रहे हैं। मेरठ से सपा प्रत्याशी अतुल प्रधान ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद अतुल प्रधान ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। इस चुनाव में सर्व समाज मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन वर्गों पर अत्याचार हो रहे हैं उन वर्गों को इंसाफ दिलाने की जंग है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह केवल एक्टर हैं, राम नहीं है। राम का नाम लेकर बीजेपी मैदान में आई है। तो अतुल प्रधान ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने का यह चुनाव है और इसको पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस के द्वारा लड़ा जाएगा। मेरठ से अतुल प्रधान ने अपना नामांकन भरा है और आगामी लोकसभा चुनावों में अब ये स्थिति साफ हो जाएगी कि कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन को कितना पा पाती है, क्योंकि अगर अभी की स्थिति देखें तो बीजेपी जो है वो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, चाहे किसी भी राज्य की बात करें। लेकिन हाँ, दक्षिण भारत के राज्यों में कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत है बीजेपी के मुकाबले। लेकिन अभी अगर हम बात यूपी की करें तो यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और 80 की 80 सीटों पर बीजेपी जीत का दावा भर रही है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यूपी में गठबंधन में है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि अतुल प्रधान ने आज नामांकन दाखिल किया और साथ ही साथ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने हमें मौका दिया है और हम लोगों का सीधा कहना ये है कि ये संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हम लोगों को दिया है उस संविधान की रक्षा करने का अधिकार हम लोगों का है और हम लोगों का कर्तव्य बनता है। हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान से ये ऐसी जुल्मी सरकार जो हमारे आदिवासियों पर, हमारे दलित भाइयों पर और इसके साथ साथ हमारे मुस्लिम भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम निश्चित रूप से संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। आने वाले समय पर कैसे ये केंद्र की सरकार जाए उसके लिए हमारा काम जारी है। अच्छा, मेरा अपना कहना है, आप भाजपा के मोहरा मत बनिए। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी राजीव नयन मिश्रा को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि राजीव नयन मिश्रा पहले भी कई बड़े एग्जाम के पेपर लीक करवा चुका है और जेल भी जा चुका है। यूपी पुलिस और एसटीएफ कई दिनों से उसकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। बता दें कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में तकरीबन 48 लाख नौजवानों ने किस्मत आजमाई थी, लेकिन पेपर लीक की वजह से एग्जाम कैंसिल करना पड़ा था। सिपाही भर्ती रद्द होने के बाद से ही पुलिस पेपर लीक के आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। मामले में 300 से ज्यादा आरोपी पकड़े जा चुके हैं। सत्रह व 18 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस 2023 की सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा उक्त भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किए जाने के संबंध में प्रदेश में कई जनपदों में अभियोग पंजीकृत कर प्रकरण की जांच
स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश द्वारा की जा रही थी। जांच तथा पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर प्रकरण में मुख्य अभियुक्त व मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा निवासी प्रयागराज तथा वर्तमान निवासी भोपाल का नाम प्रकाश में आया था। 2 अप्रैल को की साय अभिसूचना संकलन के आधार पर यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती का पेपर लीक करने वाले अभियुक्त राजीव नयन को परी चौक के पास ग्रेटर नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर से यूपी एसटीएफ की नोएडा टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त राजीव नयन भर्ती परीक्षा पेपर लीक से संबंधित मुकदमे में थाना कंकड़ खेड़ा मेरठ में वांछित था, जिसको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अभियुक्त राजीव पूर्व में एनआरएचएम घोटाला ग्वालियर तथा उत्तर प्रदेश टीईटी पेपर लीक की घटना में जेल जा चुका है। अभियुक्त से प्रारंभिक पूछताछ में उसके द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन में लीक किए गए पेपर की फ़ोटो लेकर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर 2 स्थानों पर पेपर रीडिंग व सॉल्व करने का प्रबंध किया गया था। गुड़गांव हरियाणा में रवि अत्री उर्फ हवलदार द्वारा अभियुक्त राजीव के साथ मिलकर 500 अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व एवं रीड कराने का प्रबंध किया गया था। शिव महाशक्ति रिसोर्ट रीवा मध्य प्रदेश में भी अभियुक्त राजीव द्वारा स्वयं 300 अभ्यर्थियों को बैठाकर पेपर सॉल्व व रीड कराया गया। कई अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर उक्त समस्त प्रबंधन किए गए थे। समस्त अपराध में हुए मनी ट्रेल की भी जानकारी प्राप्त हुई है, जिससे सहअभियुक्तों के संबंध में जानकारी व साक्ष्य इकट्ठा किया जा रहा है। इस संबंध में गहन छानबीन की जा रही है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर सभी की नजर है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने यहां अधिकतम सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी 2024 के इस लोकसभा चुनाव में रालोद, सुभासपा, अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार मैदान में है। लखनऊ से राजनाथ सिंह फिर से सांसदी लड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। सीट शेयरिंग के तहत सूबे की 80 में से 63 सीट पर सपा और 17 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। सपा ने अभी तक अपने कोटे की 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, लेकिन अखिलेश यादव एक के बाद एक सीट पर प्रत्याशी बदल रहे हैं। बदायूं से लेकर मेरठ और मुरादाबाद तक की सीट पर उम्मीदवार बदले जा चुके हैं। इस फैसले से सपा की रणनीति पर सवाल खड़े होने के साथ साथ चुनाव में भी दांव कहीं उल्टा न पड़ जाए। तो आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर यूपी में जो चुनावी माहौल है वो वाकई में दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ मायावती जो है वो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान वो कर चुकी हैं। और इसी के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल पीडीएम बनाकर वो अलग से चुनाव लड़ने जा रही हैं। और एक तरफ है बीजेपी, यानी कि कुल मिलाकर यूपी का जो चुनावी माहौल होने वाला है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। और देखने वाली बात ये होगी कि 80 लोकसभा सीटों पर किसकी फतेह ज्यादा हासिल होगी, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, और मायावती जो दावा कर रही हैं बार बार वो कितना कामयाब हो पाएगा। और अभी अभी जो पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा जो पीडीएम बनाया गया है उसको कितनी सफलता मिलती है। वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव अपनी खोई हुई सियासी जमीन को कैसे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों के सामने है। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी 80 पर 80 सीटों का दम भर रही है कि वो 80 की 80 सीटें जो है उत्तर प्रदेश की जीत लेगी। तो ये पूरा जो ब्यौरा है हमने आपको बताया किस तरीके से जो अलग अलग पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में वो अपना अपना दावा ठोक रही हैं जीत पर। और ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि किसकी कितनी सीटों पर जीत होती है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीट गौतम बुद्ध नगर से बुधवार को बीजेपी के प्रत्याशी और वर्तमान सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कलेक्टर परिसर में जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। बुधवार सुबह नोएडा गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने सेक्टर 19 में श्री सनातन धर्म मंदिर में पहुंचकर वहां पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर उमा शर्मा, बीजेपी के नोएडा महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता भी उनके साथ मौजूद रहे।
तो यूपी के नोएडा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महेश शर्मा जो है वो उन्होंने नामांकन भरा और इस दौरान बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे और उनकी खुद धर्मपत्नी भी वहां पर मौजूद रही। पूजा अर्चना भी महेश शर्मा के द्वारा की गई और महेश शर्मा लगातार वहां से जीतने वाले सांसद हैं और इस बार भी बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह भरोसा कहां तक कायम रहता है। सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार की तारीखों का ऐलान हो गया है। फूंक दी गई समर शंख, सबसे बड़ी सियासी समर की तारीखें निश्चित कर दी गई हैं। तय हो गया है कि सियासी सूरमा कब, कहां और किसके सामने टकराने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के सियासी दंगल में किस्मत आजमा रहे सियासी सूरमाओं ने अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा से समाजवादी पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर से चुनावी मुद्दों को लेकर बात की हमारे संवाददाता नगेंद्र भाटी ने। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या क्या मुद्दे इस बार चुनाव में आप लेकर चल रहे हैं? चुनाव में पीडीए का सबसे बड़ा मुद्दा है और जो सबसे ज़्यादा मुद्दा हमारे क्षेत्र में वो बेरोजगारी का है, प्राधिकरण की मनमानियों का है। प्राधिकरण, तीनों प्राधिकरण, नोएडा, ग्रेट नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और ये अपना NTPC, पिछले कई महीनों से, मैं तो कहूँ सालों से किसान बैठे हैं, लठ बज रहा, जेल जा रहे हैं, उनकी तस से मस नहीं हुई, उनकी कोई समाधान नहीं हो रहा। उसको जो फ्लैट ओनर्स हैं, आप देखते होंगे, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, उनके मालिकाना हक नहीं मिला। और जो कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने पैसे दे दिए, कंकाल खड़ी है बिल्डिंग, उनमें कोई फिनिशिंग वगैरह नहीं हुई। और जो किसानों के तो पता ही आपको 5% प्लॉट ये नहीं मिल रहे। तो सबसे पहले किसानों की ये समस्या है और नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या है। और जो हम सबसे पहले जो भ्रष्टाचार अभी नया खुला है, आप देख रहे हैं ना भ्रष्टाचार, जो चुनावी बॉन्ड में भ्रष्टाचार निकला है, वो कहते थे हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करते, ये हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार है। तो ये हमारे मेन मुद्दे होंगे। बाकी तो इतने मुद्दे हैं, ये जो छुटवा पशु है ना, छुटे हुए पशु, ये भी एक समस्या है। सड़क जाम, रोजाना किसी न किसी किसान को मार देते हैं। यहाँ छोड़िए, थोड़े आगे जाइए, हमने देखा 50-50 ये पशु एक गेहूं के खेत में या किसी भी खेत में मिल जाएंगे, उसको उजाड़ते हुए। ये भी एक समस्या, इसका भी समाधान हमें खोजना। और जो आप देखते हैं पेपर लीक होते हैं, लोगों की नौकरी लगती, तो वो भी हम इस समस्या को हमेशा के लिए इसे ख़त्म किया जाएगा कि पेपर लीक ना हो, लीक हो तो कड़ी से कड़ी सजा मिले। अच्छा, ग्रेटर नोएडा में यदि बात करें, सिटी बस की समस्या है, उसको लेकर कुछ नहीं हुआ है, वादे पे वादे करते रहते हैं सांसद साहब। उसी तरह से मेट्रो को लेकर है, उसके एक्सटेंशन को लेकर भी हर बार कहते हैं कि मंत्री जी से मिल जाए। तो आप एज ए विपक्ष के नाते और एक प्रत्याशी के नाते किस तरह से इस पर कहें? ये मेट्रो का एक्सटेंशन 2018 से चली है कि हम एक्सटेंड कर देंगे, गाजियाबाद से जोड़ देंगे, लेकिन उस पर धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। ऐसे ही ट्रैफिक की इतनी व्यवस्था खराब है कि लोग सड़क पार करते हैं। कभी देखना आप, जगत पार में मैंने एक दिन देखा, कई बच्चे उसमें एक्सीडेंट हुए, उनकी टांगें टूटी हैं। तो ये जगह जगह FOB लगने चाहिए। हाँ, 20 साल से इनकी जगह जगह हो रही है, कलेक्ट्रेट में नहीं, हमारी चौक पे नहीं, ऐसी कई है चिन्हित जगह जहाँ बनने चाहिए, उस पर कोई ध्यान नहीं है। पता नहीं कहाँ लगते हैं, वो प्राधिकरण पैसा नहीं है, प्राधिकरण पर खूब पैसा, चमाचम रहते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि उन्हें इन चीज़ों पे ध्यान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम सब और हमारी जनता है। वो पता नहीं क्यों, जब पता है हमारा सांसद हमारी सुनता नहीं, काम नहीं करता, तो वोट क्यों देते हो? वोट हिंदूवाद और राष्ट्रवाद, तो हम राष्ट्रवादी नहीं है या हम वो विरोधी हैं, हम देश विरोधी थोड़ी, हम भी सत्ता में, बल्कि ये वो लोग हैं जिनका आज़ादी में कोई योगदान नहीं, हम लोगों का योगदान है। जो इंडिया गठबंधन में आज़ादी में सबने लड़ी, चाहे हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख, आज वो कहीं श्रेय लेते हैं। वो ऐसे लोग हैं जिन्हें एक डंडा नहीं लगा आज़ादी की लड़ाई, जेल में नहीं गए, मुखबरी की और माफ़ी मांग लेते थे। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार होने वाले हैं। वो जुमले हैं, वो तो जुमले छोड़ते थे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, फिर कह दिया अमित शाह ने, वो तो जुमला था। ये जुमले छोड़ते हैं, उन जुमलों को हटाया जाएगा, तहस नहस किया जाएगा। और बाकी हमारे प्रवक्ता रोज उड़ाते हैं चीज़ों को,
तो मैं आपसे भी करता हूँ, आप भी प्रोत्साहित करें कि इंडिया गठबंधन को जिताएं। अच्छा, इस बार के चुनाव को किस तरह देखते हैं? इस सीट पर जो मुकाबला है वो किससे आप लेकर चलेंगे? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। शुरू में लगता था, लेकिन अब कोई मुकाबला नहीं है, जीता रहेगा। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर महेंद्र नागर, जिनका कहना है कि जो चुनाव है उसमें किसी से उनका मुकाबला नहीं है। जो जनता का सहयोग है, जिस तरह से वो जनसंपर्क कर रहे हैं, उसमें जनता का सहयोग, जनता का प्यार उन्हें मिल रहा है और जब नतीजे आएंगे तो वो चौंकाने वाले होंगे। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ नगेंद्र भाटी, एएमवी नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा। बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। आज हेमा मालिनी ने यमुना के विश्राम घाट पहुंचकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पहले चरण में मथुरा लोकसभा सीट में होने वाले चुनाव के लिए कल गुरुवार को नामांकन का आखिरी दिन है। इस दौरान हेमा मालिनी ने कहा कि लोगों की मांग है कि यमुना मां का शुद्धिकरण होना चाहिए। हमने उन्हें भरोसा दिया है कि हम इसका लगातार प्रयास करेंगे कि इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। यमुना जी को शुद्ध करने के लिए पिछले 10 वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं, अभी इसके लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हेमा मालिनी ने बताया कि कल वह नामांकन दाखिल करेंगी, उससे पहले वह मां यमुना की पूजा करने के लिए आई हैं। बता दें कि यमुना की दुर्दशा से ब्रजवासियों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है और लोग लगातार यमुना के शुद्धिकरण की मांग कर रहे हैं। इन चुनावों में भी यमुना शुद्धिकरण प्रमुख मुद्दा है। इस दौरान सांसद हेमा मालिनी के साथ बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी वहां मौजूद रहे। संभल में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने भ्रष्टाचारी नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं जो जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, भगवान को गाली भी देते हैं। ईडी जांच कर रही है, उनके कर्मों के प्रमाण मिल रहे हैं। जांच में फंसे तो सभी चोर एक साथ एकत्र हो गए और अब शोर मचा रहे हैं। जनता ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं को जवाब दे। वहीं सरकार पर ईडी सीबीआई से विपक्ष के नेताओं के दमन करने का आरोप को माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने नकारा है। चाहती हूँ कि ये इन लोगों की स्थिति ये है कि जितना हो सके उतना लूटो। हर दिन नया झूठ बोलते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं, देश को बदनाम करते हैं, हिंदू धर्म को गाली देते हैं, जम के घोटाला करते हैं। इसके साथ साथ जो जांच एजेंसियां हैं, जब नोटिस देती हैं तो उनको इग्नोर करते हैं। कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंचते हैं, कोर्ट फटकार लगाए तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। देश में लोकतंत्र को खतरा बताते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं और जो जोर जोर से बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, खुद में भ्रष्टाचार में लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंडल आयुक्त और डीआईजी हमीरपुर के दौरे पर पहुंचे। मंडल आयुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी और डीआईजी अजय कुमार ने अब्दुल कलाम सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और चुनाव से संबंधित तैयारियों की जानकारी ली। साथ ही मतदान प्रतिशत को बढ़ाए जाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही मंडल आयुक्त ने लोकसभा चुनाव के लिए एक स्ट्रांग रूम और साथ ही साथ मतगणना स्थल के रूप में चयन की गई सुमेरपुर के नवीन गल्ला मंडी परिषद का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हमीरपुर में 5वें चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन सहित आला अधिकारी तैयारियों का पूरा करने में जुटे हुए हैं और पूरे प्रयासों में लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि जब भी चुनाव होता है तो यहाँ की जो मंडी समिति में ही जो हमारे अधिकांश कार्य होते हैं, जो ईवीएम मशीनों का जो हम लोग सेटिंग करते हैं, कैंडिडेट सेट करते हैं, उसका भी काम यही तो होना है। इसके बाद से पूरी पार्टियाँ प्रस्थान यहाँ से करेंगी, स्ट्रांग रूम में ही बनेंगे। इसी को देखने के लिए हम हैं, डीआई साहब हैं, डीएम एसपी हैं, सभी अधिकारी आए थे देखने के लिए। पर्याप्त स्थान नहीं है, इसको हमने देखा, इसको जो स्ट्रांग रूम बनेगा उसको भी देखा और स्थिति यहाँ बहुत अच्छी है और लोगों का कोऑपरेशन भी रहता है। हमारे भी व्यापार मंडल के भी लोग मिले
सबका बड़ा सहयोग रहता है। तो इस मंडी स्थल पे हम लोग बहुत अच्छे से इलेक्शन की जो बाकी प्रक्रियाएँ हैं जो भी है उसको कराएंगे। इसी के लिए हम लोग आए थे और यहाँ व्यवस्था और बेहतर करने के लिए प्रयास लगातार किया जा रहा है। साफ सफाई के काम शुरू कर दिया गया है। जब तक हमारी प्रक्रिया शुरू होगी आपके वोटिंग पार्टी को यहाँ से स्थान करनी, तब तक बहुत कुछ काम यहाँ हुआ है। काउंटिंग नहीं होने है। ठीक है, थैंक यू। बांदा पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख की कीमत की चोरी हुई मोटरसाइकिलों को पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें कि अंतर जनपदीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का सर्विलांस सेल, एसओजी और शहर कोतवाली पुलिस ने पर्दाफाश किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी की गई 10 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे थे आरोपी। आरोपियों के पास से बरामद 5 मोटरसाइकिल शहर कोतवाली में दर्ज हैं और एएसपी लक्ष्मी निवास मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये आज थाना कोतवाली पुलिस और सर्विलांस की टीम, एसओजी की टीम संयुक्त रूप से चेकिंग की रही थी चुनाव के मद्देनज़र। पुराना बाईपास सुकुल कुआं के पास जो है 2 लोग मोटरसाइकिल से आ रहे थे, उनको रोकने का इशारा किया, भागने लगे। दौड़ा करके उनको पुलिस ने पकड़ा तो उनके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई जिसका मुकदमा कोतवाली में पंजीकृत था। कड़ाई से पूछताछ करने पर इनकी निशानदेही पर 9 मोटरसाइकिलें और बरामद हुई हैं। कुल लगभग 8 से 10 लाख कीमत के 10 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और ये सातिर चोर है। जनपद मौदहा के घुशियारी गांव थाना मौदहा का रहने वाला है और अभी इससे पूछताछ की जा रही है कि इसने मोटरसाइकिलें कहां से चुराई हैं। इन 10 मोटरसाइकिलों में से 5 मोटरसाइकिलें कोतवाली से चोरी हुई हैं जो लिंक हो गई हैं। शेष मोटरसाइकिलों को लिंक करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इन दोनों अभियुक्तों की क्रिमिनल हिस्ट्री है। इन पे आगे गैंगस्टर एक्ट के। कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के गुरवलिया बाजार में मंगलवार को सुबह एक व्यापारी को कुछ बदमाशों ने बुरी तरह से पीट दिया, जिससे व्यापारी घायल हो गया। सूचना बाजार में व्यापारियों तक पहुंची तो आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार बंद करना शुरू कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को हल्के में लिया और व्यापारियों को धमकाकर नारेबाजी बंद करने को कहा तो व्यापारी और उग्र हो गए। इसके बाद सख्ती दिखाते हुए पुलिस ने आनन फानन में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद व्यापारी शांत हुए। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे के पेट्रोल पंप के पास बुधवार की सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बड़ी बहन को स्कूल बस तक छोड़ने आई 3 साल की मासूम बच्ची को तेज रफ्तार ट्रक कुचलते हुए निकल गया। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बच्ची के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना के बाद मचे शोर शराबे की वजह से भीड़ लग गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हादसे के बाद भाग रहे ट्रक को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से पकड़कर फैक्ट्री एरिया चौकी में खड़ा कर लिया गया है। पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। स्कूल जा रही थी ना, कैसे जा रही थी? स्कूल जा रही थी, ठेला न रहा है, बाबा ने कर हुआ कहती का बिटिया लड़की किनारे में खड़ी थी, किनारे से खड़ी रहा, वो टक्कर मार ना हुई। गाड़ी आ रही थी और बच्चे के परिवार के लोग बाग पहले निकले आए, बिटिया को उसी तरफ छोड़ दिया। बिटिया खड़ी हो गई वहाँ पे, जैसे गाड़ी वाला आया खड़ी थी, एकदम अचानक वो भाग खड़ी गई। तो एकदम ड्राइवर फिर कहाँ से कंट्रोल कर लेता, फिर उसके भी पीछे गाड़ियाँ लगी थी, तो इसलिए वो अचानक आ गई बिटिया, तो चढ़ गई गाड़ी। फिर लोगों ने पकड़ लिया उसको, मारा पीटा, मारने पीटने लगे, काफ़ी मारा पीटा उसको ड्राइवर को। इसके बाद किस गाड़ी से हुई ये घटना? ये गाड़ी है ट्रक है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।